What's the greatest threat right now that Israel faces? You want the three threats? Give me the three threats. Iran, Iran, Iran. इसराइल ईरान का वॉर जो है वो और ज़्यादा एक्सपैंड होते जा रहा है। जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स तक टारगेट की, उनके बेसेस, वहाँ के जो टॉप लोग थे उनके आर्मी में, उनके आर्म्ड फोर्सेस में, उनको ख़त्म किया। वहाँ पे जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको तक नहीं बख्शा। और ये सब किया एकदम ही सरप्राइज अटैक के दौरान। ईरान बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि ऐसा अटैक किया जाए, क्योंकि भाई बातचीत चल रही है दोनों के बीच में। तो जब बातचीत चल रही है तो फिर ऐसा अटैक कोई क्यों करेगा? तभी करेगा जब उसका इंटेंशन ही नहीं है कुछ बातचीत करने का, जब वो चाहता है आपको खत्म कर दे। बेसिकली ईरान प्लेड इनटू यूएसएस हैंड्स। इन्होंने एकदम ही ट्रिकरी करके इन लोग को फंसाए रखा कि हाँ हम कोई बातचीत कर रहे हैं, हम एक्चुअली कोई सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, पर असली में ऐसा कोई इंटेंशन था ही नहीं उनका। कई लोग मारे जा चुके हैं। अकॉर्डिंग टू ईरान 78 पीपल हैव डाइड, 320 इंजर हो चुके हैं। और ये जितनी भी स्ट्राइक्स थी इन्होंने सिविलियन एरियाज को भी टारगेट किया। ये तो हम जानते ही इसराइल के बारे में कि वो सिविलियन एरियाज को जानबूझकर टारगेट करता है ताकि और प्रेशर बना सके। और ये भी हमने आपको बताया था लास्ट टाइम, और अब तो ये सामने ही आ गई है ये बात कि ये सब क्यों किया जा रहा है। ये सब किया जा रहा है क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो चाहता है रेजीम चेंज विद इन ईरान। और अब तो नेतन्याहू खुद ही आके बोल रहे हैं कि हाँ रेजीम चेंज अगर हमारे ऑपरेशन से वजह से हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ बताने वाली कि रेजीम चेंज करने के लिए आप उनकी न्यूक्लियर साइट्स तक को टारगेट कर दोगे, पूरी दुनिया को दांव पर लगा दोगे। यही सेम ट्रंप जो कह रहे थे एक अलार्मिंग इंटेलिजेंस आई हमको इंडिया पाकिस्तान के बीच में और तुरंत पहुंच गया इंटरवीन करने। यहाँ पे जब इसराइल जाके अटैक कर देता है एक देश की न्यूक्लियर साइट्स जहां से लीकेज हो सकता है, पॉसिबल लीकेज, इनफैक्ट कहीं ना कहीं रिपोर्ट भी हो रहा है कि हुआ है, पर ऐसी कोई एकदम सॉलिड रिपोर्ट अभी नहीं आई है। पूरी दुनिया को दांव पे लगा दिया आपने। क्या बेवकूफ़ी है ये। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो ज़ायनिस्ट रिजीम है ना, ये पूरी दुनिया के लिए ही खतरा है। पर इसके बाद ईरान ने रिस्पॉन्ड किया इन काइंड। उन्होंने अटैक किया टेल अवीव को, उन्होंने वहाँ पे जो उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको भी टारगेट किया, उनके और मिलिट्री साइट्स भी टारगेट की। एंड आप ये सब इमेजिन करो, जब आपकी पूरी टॉप लीडरशिप खत्म हो जाए उसके बाद जो नेक्स्ट लीडर्स आए वो स्टेप अप करके इतने अच्छे से रिकवर कर पाएं, ये आई डोंट थिंक इन लोगों ने भी एक्सपेक्ट किया था। तो वेल डन टू ईरान फॉर दैट। एक चीज ईरान ने बहुत क्लियर कर दी है, जिस तरीके से वहां पे जो सिविलियन एरियाज हैं उसको टारगेट किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल टेल अवीव में जो हिट्स आई हैं एंड वहां पे जो लोगों का रहना डिस्टर्ब हुआ है, लोग मारे भी गए हैं, कितने इंजर्ड हुए हैं, इन द रिसेंट हिस्ट्री आई डोंट बिलीव इजरायलीज ने कभी एक्सपीरियंस किया है। उन्होंने जाके इतने देशों में इतनी तबाही मचाई है, पर सरप्राइजिंगली कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सेंट्रल टेल अवीव में रेगुलर स्ट्राइक्स हो रही हूं। तो ये पहली बार वहां पे इजरायली लोगों को ऐसा कुछ सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पे गिवन के आजकल कितना अनप्रिडिक्टेबल है ग्लोबल एनवायरनमेंट, अपने आप को अपस्किल करते रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और खास तौर पे आज के डेट में कहीं भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो एआई तो मस्ट हैव स्किल ही है। इनफैक्ट किसी भी चीज में अगर आज के डेट में रेलेवेंट रहना है तो एआई बहुत ही जरूरी है। हम खुद बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने काम के लिए, फैक्ट चेक में यूज करते हैं। इतने सब लोगों को डिबंक किया तो एआई से बहुत फटाफट हमारा काम हो जाता है। इनफैक्ट एडिटिंग में भी इंक्रीजिंगली यूज कर रहे हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑनेस्टली इससे इतना ज्यादा टाइम बच जाता है कि यही है आज के डेट में एफिशिएंसी की डेफिनेशन। अब आप पूछोगे कि भाई हम कहां से स्टार्ट करें लर्निंग विद एआई, इसलिए हमने पार्टनर किया है आउटस्किल के साथ, जो आपको दे रहे हैं 2 दिन की एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम वर्थ 10,000 रुपीज एकदम फ्री। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है बल्कि वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिसको बैक करते हैं टॉप एआई के इन्वेस्टर्स एंड पायनियर्स। जो टोटल प्रोग्राम है लगभग 16 घंटे का है एंड लाइव ट्रेनिंग है सैटरडेज एंड संडेज को सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक। तो आप क्या क्या सीखोगे इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में? 20+ एआई टूल्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस, बिल्डिंग टूल्स एंड एप्लीकेशंस विद एआई जिसमें कोडिंग भी नहीं रिक्वायर्ड रहेगी, क्रिएटिंग प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस। आप एआई और एक्सेल यूज करके पूरी की पूरी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। एआई जनरेटेड इमेजेस एंड वीडियोस जो हम अपने कंटेंट में काफी यूज करते हैं, और साथ ही साथ एआई एजेंट्स कैसे डेवलप करना और अपने टास्क कैसे ऑटोमेट करना। ये प्रोग्राम सभी के लिए है, चाहे आप टेक में हो, सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, एचआर ऑपरेशंस में हो, या अपना खुद का बिजनेस ही चलाते हो। 40+ कंट्रीज से प्रोफेशनल्स इसको ज्वाइन कर चुके हैं एंड दे हैव लव्ड इट। स्पॉट्स काफी जल्दी फिलअप हो रहे हैं तो मिस आउट मत करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बुक योर स्पॉट नाउ। और जो इनका व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना सारी अपडेट्स के लिए। और याद रखना एक इंट्रोडक्शन कॉल है इस फ्राइडे शाम के 7 बजे। अब देखो कहीं भी वॉर होता है और खासतौर पर इसराइल में तो कंप्लीट मीडिया ब्लैकआउट रहता है। कहीं भी इस टाइप की न्यूज आप रिपोर्ट ही नहीं कर सकते जो कॉम्प्रोमाइज करे कि भाई हाँ कोई मिलिट्री एसेट्स को या जो भी मिलिट्री साइट्स थी उनमें कितना डैमेज हुआ। सेम चीज ईरान में है ऑफ कोर्स। तो भाई ये सब बताना कि कहाँ कितना डैमेज हुआ है वो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर हम क्या क्या जानते हैं आज के डेट में वो हम आपको बताएंगे। रॉयटर्स ही रिपोर्ट कर रहा है कि जो ईरानी न्यूक्लियर साइट्स हैं उसमें जितना भी डैमेज हुआ है वो बहुत ही लिमिटेड है।
थैंक गॉड फॉर दैट। ये जो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैं बता रही हैं कि कुछ न्यूक्लियर साइट्स पे तो कोई भी विजिबल डैमेज नहीं हुआ है और एक जगह नतांज में हल्का सा न्यूक्लियर डैमेज हुआ है, पर कोई भी एविडेंस नहीं है कि जितनी भी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं उसको डिस्ट्रॉय किया गया है या वहाँ पे कोई भी डैमेज हुआ है। ये बात समझनी ज़रूरी है कि जितनी भी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं वो सब अंडरग्राउंड है। इतना ज़रूर बताया जा रहा है कि जो अबव ग्राउंड पायलट एनरिचमेंट प्लांट है नतांज न्यूक्लियर साइट पे, उसको जरूर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। दोनों साइट्स पे सिविलियन डेथ्स ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। ऑफ कोर्स ईरान में ज़्यादा रिपोर्ट हुई हैं एज़ कम्पेयर टू इजराइल, पर यह बात भी बहुत क्लियर है कि आयरन डोम इनविंसिबल नहीं है। ये बहुत पहले ही क्लियर हो गया था जब ईरान ने पहले स्ट्राइक्स की थी 2024 में, पर ऐसे कितने सारे वीडियोस सामने आए हैं जो दिखाते हैं कि कितना डैमेज ईरानियन मिसाइल्स ने किया है, कैसे उन्होंने उनका एयर डिफेंस पेनिट्रेट किया है। और ये भी बताना ज़रूरी है कि जो इनका एयर डिफेंस है ये सिर्फ आयरन डोम और जो इनकी एरो 2 मिसाइल्स हैं सिर्फ वो नहीं है। जॉर्डन साथ में हेल्प करता है, यूएस भी हेल्प करता है अपने पर्टिकुलर एसेट्स के साथ। इनफैक्ट यूएस का थर्ड मिसाइल सिस्टम तो ऑलरेडी वहाँ पे डिप्लॉयड ही है एंड इसके अलावा और भी कोई एलाइज वहाँ पे हो सकते हैं जो पर्टिकुलर हेल्प करते हों। ऑफ कोर्स आगे कोई बातचीत नहीं होने वाली, ऐसा ओमान जो मीडिएटर था वो बता चुका है। एंड हो भी कैसे, जो ईरानियंस हैं उनको तो वहाँ बेवकूफ़ बना दिया अमेरिकन ने। बातचीत करते रहे, साथ ही साथ हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन भी निकल वाली हो, उनको एकदम रिलैक्स कर दिया कि हाँ टॉक्स चल रही हैं, अभी तो कोई अटैक होगा नहीं, और उसी टाइम पे जाके सरप्राइज अटैक कर दिया। तो भाई टॉक्स आगे कैसे चलें? भाई इफ़ एनीथिंग जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसने अपना दोगलापन दिखा दिया है पूरी दुनिया को, और जो ईरानियंस हैं उनको भी शर्म आ रही हो गई। खास तौर पे जो हार्डलाइनर्स हैं वहाँ पे, जो माना जाता है कि वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है वो एक हार्डलाइनर है, वो कहते हैं कि भाई अमेरिकन के साथ नेगोशिएट ही नहीं किया जा सकता। उनकी तो बात और भी प्रूव हो गई ना यहाँ पे करेक्ट। जो वहाँ पे प्रेसिडेंट थे जो मे बी पुश करते थे कि भाई हम इनसे बात कर सकते हैं, न्यूक्लियर डील कर सकते हैं, सैंक्शंस लिफ्ट करा सकते हैं, उनकी बात पूरी धरी की धरी रह गई। तो जो भी ईरानियन लोग हैं उनके पास क्या ऑप्शन है? वो उन्हीं के पीछे जाएंगे ना जो मानते हैं, जो हार्डलाइन स्टांस लेते हैं कि हाँ अमेरिकन के साथ नेगोशिएट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिकन ने आके ये बात दिखाई दी सामने। आपको जो भी मीडिया की रिपोर्ट आए ना, आप थोड़ा लॉजिकली इसके बारे में सोच के देखो। जब ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, इंडिया ने अटैक किया, तो पूरी जो पाकिस्तानी पब्लिक थी वो पाकिस्तान आर्मी के पीछे एकदम एकजुट हो गई ना। इंडिया में भी सेम चीज़ हुई कि भाई हाँ हम भी गवर्नमेंट को बैक करते हैं, हम भी अपनी आर्मी को बैक करते हैं नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो ऑफ कोर्स बात यही है कि पहले तो देश को बचाना है, उसके आगे क्या होगा, देश में हमें क्या चाहिए, वो तो बात की बात है। ये एक नेचुरल रिएक्शन रहेगा कहीं का भी। तो जो भी इजराइल ने किया है इसके बाद ईरान के लोग और एकजुटी हो गए होंगे 100%। पर एक बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि इजराइल ने ही सबसे पहले अटैक किया, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वेव ऑफ एस्केलेशन हुआ वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक था, वो भी इजराइल ने ही किया। उन्होंने जाके ईरान में जो उनकी गैस फील्ड है, इनफैक्ट इट इज़ बिलीव्ड कि वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस फील्ड है, उसको जाके अटैक कर दिया। मेरा ये सवाल है उन सब अंधभक्तों से जो इजराइल करते हैं, बेवकूफ़ो, ये आपका जीना हराम कर रहे हैं, वहां से बैठे बैठे आपका जीना हराम कर रहे हैं। कैसे? ये जाके वहां पे उनकी ऑयल फील्ड्स को, उनकी गैस फील्ड्स को टारगेट करेंगे तो क्या होगा? ऑयल की प्राइस को बढ़ेगी ना। तो आप क्यों इन मूर्ख लोगों को सपोर्ट करते हो? क्यों ऐसे राक्षसों को सपोर्ट करते हो हु डोंट गिव अ डैम? वो आपके बारे में कुछ केयर नहीं करते, वो दुनिया के बारे में कुछ केयर नहीं करते। चाहे आप मरो जियो, आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो आप पेट्रोल जितने का भरवाते हो वो डबल हो सकता है जिस तरीके की ये हरकतें कर रहे हैं उसके वजह से। इसका मतलब ये होगा कि पेट्रोल वगैरह सब अनअफोर्डेबल हो जाएगा, जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर सकती है। ये तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। एंड अगर ऐसा होता है तो आपके पास दो महान बेवकूफ हैं दुनिया में ब्लेम करने के लिए, एक ट्रंप और एक नेतन्याहू। इजराइल ने साथ ही साथ टारगेट की ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री। इसके बाद ईरान ने भी रिस्पॉन्ड किया, इमीडिएट रिस्पॉन्ड। उन्होंने बॉम्ब किया टेल अवीव, जेरूसलम, हाइफा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने भी टारगेट की इजराइल की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी, क्लासिक टिट फॉर टैट। अगर ये रिफाइनरी ध्वस्त हो जाती है तो यहीं से आता है 60% ऑफ द फ्यूल जो इनके जेट्स में यूज होता है। जितने भी F-35 वगैरह उड़ा के सब जगह बम्बार्ड करते हैं, तबाही मचाते हैं, उसका तेल इसी ऑयल रिफाइनरी से आता है 60%। साथ ही साथ जो मिसाइल्स लॉन्च की उसमें अंसार अल्लाह, कॉमनली नोन एज हुथीज येमेन से, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। ये तो हमने लिखी थी संडे को फॉर रिकॉर्डिंग, आज मंडे को, पर लास्ट नाइट भी सेम ही चीज रिपीट हुई। इजराइल ने जाके अटैक किया तेहरान में, रिपोर्टेडली एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को भी उन्होंने टारगेट किया। ये इस चीज़ को विश्वास करना कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं, गिवन के गाजा में वो क्या कर रहे हैं, कितने हॉस्पिटल्स तो वहाँ उड़ाई चुके हैं, 40 से ऊपर हॉस्पिटल्स गाजा में वो ख़त्म कर चुके हैं। रिटेलिएशन में ईरान ने अटैक किया टेल अवीव में, हाइफा में, एंड फिर से उनकी रिफाइनरी और पोर्ट को टारगेट किया। ऐसी भी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि ईरान F-35
जेट्स 3 गिरा चुका है, जिसमें से एक के पायलट तो मर गए थे और 2 पर्टिकुलर पायलट्स जिसमें से एक फीमेल पायलट है वो उन्हीं की कैद में है। और ये वही फाइटर जेट्स हैं जो यूएस फोर्स कर रहा है इंडिया को कि भाई आप भी खरीद लो ये पर्टिकुलर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। भाई दोनों साइड के एक्सपर्ट्स ना एक एक आर्ग्यूमेंट देते हैं। जो ईरान के साइड के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि भाई इजराइल कब तक ये सस्टेन कर पाएगा, क्या उनके पास उतनी मिसाइल्स वगैरह ये सब हैं। जो प्रो इजरायली हैं वो कहते हैं कि नहीं, ईरान के पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो कभी भी कोलैप्स कर सकते हैं। असलियत क्या है वी डोंट नो, बट जो ईरान का रिस्पॉन्स रहा है, ऐसा रिपोर्ट किया जाता है कि 2000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ईरान के पास और वो 200 तो छोड़ चुके हैं अब 2 वेव्स ऑफ पर्टिकुलर अटैक्स में। तो भाई क्या वो उनके पास 10 दिन की मिसाइल्स हैं? आई डाउट कि कोई ऐसा देश ऐसे वॉर में जाने को तैयार रहेगा जिसमें उसके पास सिर्फ 10 दिन का ही एम्यूनेशन है। सिमिलर इजराइल के बारे में भी रिपोर्ट की जाती है ये चीज़। इनफैक्ट हम इस पे आगे आएंगे कि कैसे इजराइल सॉर्ट ऑफ एक वायबल स्टेट, एक वायबल देश ही नहीं बन पा रहा। एक और चीज़ तय है, ये पर्टिकुलर वीडियो चेकआउट करो, ये जो इजरायली स्पोक्सपर्सन है आईडीएफ के, कितने चिंतित हैं, इनका हाथ नहीं संभल रहा है, इनसे पॉकेट में डालना पड़ रहा है क्योंकि कैमरे के उसमें कैप्चर हो गया कि कैसे इनके हाथ कब कपा रहे हैं। असलियत क्या है इजरायलीज के हमें नहीं पता, क्योंकि इतने सालों से ये छोटा सा देश वॉर में कंटिन्यूसली भिड़ा हुआ है। कब तक ये सर्वाइव कर पाएंगे, वहाँ के लोग कब तक इसको सपोर्ट करेंगे, ये भी क्लियर नहीं है। जिस तरीके से दोनों देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स फोड़ रहे हैं और जिस तरीके से खासतौर पे इजराइल यूज अप करे जा रहा है अपने एयर डिफेंस में, अपने आयरन डोम में ये पूरी मिसाइल्स, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जितने भी कंपनीज हैं ना जो ये डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती हैं, इनके तो 4 चांद लग गए। कितना आप इमेजिन करो आज के डेट में एकदम कॉल जा रहा होगा इन लोगों को कि भाई और मिसाइल्स भेजो, ठीक है, डिमांड बढ़ रही है एंड प्राइस का तो कोई शायद पूछेगा भी नहीं इस टाइम पे, बस मिसाइल्स भेजो भाई, और मिसाइल्स भेजो, अर्जेंट ऑर्डर्स पहुंच रहे होंगे। एंड एक पर्टिकुलर कंपनी जो आयरन डोम के लिए मिसाइल्स मैन्युफैक्चर करती है उसका नाम है रेथियन। सॉरी डाइग्रेस करने के लिए, पर ये बात तो बतानी जरूरी थी कि भाई ये वॉर्स हो ही इसलिए रहे हैं ताकि ये सब कंपनीज ना पैसा छाप सके। इसके ऊपर तो हमने कई वीडियोस बनाए, ये 2 तो जरूर चेकआउट करना। मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि भाई व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, ये क्या बेवकूफी हो रही है पूरी दुनिया में, और वो भी सिर्फ इन ज़ायनिस्ट की वजह से। ये क्या चाह रहे हैं? आपने उनकी न्यूक्लियर साइट्स टारगेट कर दी, उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तक टारगेट कर दिए, वो भी आपको रिप्लाई कर रहे हैं इन काइंड। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ईरान तो ये तक कह चुका है कि दे आर कंसिडरिंग कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हैं उसको वो बंद कर दें। इसका मतलब पता है क्या होगा? इसका मतलब ये कि जो प्राइस ऑफ ऑयल है, जो कच्चे तेल का प्राइस है, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है ना वही कोलैप्स हो जाएगी। अभी आपकी जैसी भी लाइफ चल रही है, आप सोच रहे हो कि हाँ मेरे को तो मे बी बेटर पेइंग जॉब होना चाहिए मेरे पास, मैं कहीं छुट्टी जा सकूं, या मे बी आई एम स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट। भाई आप भूल जाओ कि अगर ये सब चीज़ें बढ़ती हैं ना, इसके बाद होगा क्या। इतनी पूरे दुनिया भर में इतनी बुरी हालत हो जाएगी, सबकी इतनी पतली हालत हो जाएगी, सोचो भी मत। एक पूरा ग्लोबल रीसेट हो जाएगा। पर जब से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है तब से ट्रम्प के थोड़े तेवर तो बदल गए हैं। पहले तो उन्होंने, जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एकदम ही उनका पोस्ट देखो तो हाँ अरे तुमने ऐसा किया नहीं, हमारे साथ नेगोशिएट नहीं किया तो यही होना था, आगे तो और भी बुरा होगा। इससे अब वो आ गए हैं कि भाई द वॉर शुड एंड एंड मेरे को पुतिन साहब ने कॉल किया है एंड वॉर खत्म होनी चाहिए। 2 चीजें इसमें बहुत साफ है। सबसे पहले कि ये जो भी अटैक हो रहा है ना, ये वेस्टर्न पावर सारी मिलके कोऑर्डिनेट करके अटैक कर रही हैं। और इस बात का प्रूफ हमको इसमें मिलता है कि जो रशिया पे अटैक हुए, जिस तरीके से वहां पे ड्रोन्स अंदर स्मगल किए गए, एग्जैक्ट सेम तरीके से ईरान के अंदर भी ड्रोन स्मगल किए गए एंड कंट्री के अंदर से ही अटैक चालू हुआ। और ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं है, इसमें तो महीनों, साल, 1.5 साल कम से कम लगा होगा। तो ये एडवांस में पूरी प्लानिंग चल रही थी। इससे क्लियर है कि ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रशिया को भी अटैक कर रही हैं, ईरान को भी अटैक कर रही हैं। और दूसरी बात, और जिस तरीके से ट्रम्प के तेवर बदले हैं, पहले तो कैसे धमका रहे थे और अब कहते हैं कि भाई नहीं वॉर खत्म होनी चाहिए। इससे एक बात बहुत क्लियर है कि जितने भी वेस्टर्न पावर्स हैं ना, इनको कोई बातचीत की भाषा समझ ही नहीं आती। एडिटर बता दो इनको क्या भाषा समझ में आती है? 4 थप्पड़ मुंह पे। एक और जो बहुत अहम बात है जिसके बारे में बात करना जरूरी है वो है इंटरनेशनल ओपिनियन। कौन किसके साथ है, और ये भी बात करेंगे कि इंडिया का स्टांस क्या है। जो यूएस एंड वेस्टर्न पावर्स हैं इंक्लूडिंग यूके, फ्रांस, जर्मनी, इनसे तो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड ही था कि भाई ये तो क्लियरली साइड करेंगे विद इजराइल, क्योंकि ये सब तो इन्वेडर कैटेगरी के ही हैं, चोर कैटेगरी के ही हैं ये सारे। इनको तो जाके दूसरों के रिसोर्सेज ही चुराने, इसीलिए ये सब वॉर्स करते हैं। ये बीबीसी का आर्टिकल ही देख लो, जो पहले इसकी हेडिंग थी यूके सेंडिंग मोर RAF जेट्स टू मिडिल ईस्ट एज PM अर्जेस डी-एस्केलेशन। पर अब अगर आप जाके देखोगे तो अब ये रीड करता है यूके सेंडिंग मोर RAF जेट्स टू मिडिल ईस्ट, बिकॉज क्या तरीका है ना डी-एस्केलेट करने का, बाय सेंडिंग मोर जेट्स, और जहाज भेजो ताकि लड़ाई और एस्केलेट हो।
है ना, उससे कोई डीएस्केलेट कैसे होगा। रशिया चाइना ने आके क्लियरली ईरान को सपोर्ट किया है, कतर, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान ने कंडेम किया है इजराइल को। नोटेबल बात तो ये है कि सब एक दूसरे के साथ सपोर्ट बता रहे हैं, पर यूके ही एक है जिसने कुछ मोबिलाइज किए हैं जेट्स इजराइल के लिए। तो बाकी सब तो बोल रहे हैं, एक्शन तो इन्होंने ही लिया है। अब इंडिया की पोजीशन क्या है? रिसेंटली शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी जिसमें इंडिया भी शामिल है। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी कंडेमिंग इजराइल फॉर अटैक्स ऑन ईरान। इंडिया अलग से आके कहता है कि नहीं, हम तो डिसोसिएटेड हैं स्टेटमेंट से, मतलब इस स्टेटमेंट के साथ नहीं है, और सिर्फ ये बताते हैं कि हम हैं डीपली कंसर्न्ड एंड जो रीसेंट डेवलपमेंट्स है बिटवीन ईरान एंड इजराइल। इंडिया ने दूर किया अपने आप को इस स्टेटमेंट से, तो कुछ सोच के ही किया होगा, है ना। पर मेरा तो ये सवाल है कि भाई क्या ईरान हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बिकॉज ऑफ द नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर? इजराइल हमें क्या देता है? हम तो बल्कि उसके कस्टमर हैं, हम उसके स्पाई सॉफ्टवेयर के कस्टमर हैं, हम उसके सबसे बड़े कस्टमर हैं, उसके जो भी डिफेंस इक्विपमेंट हमें बेचता है। इन रिटर्न हमें क्या मिलता है, प्लीज हमें ये बताओ। एक बात और क्लियर है इंडिया के लिए कि अगर आप स्पाइन के साथ किसी के साथ भी नहीं खड़े रहोगे तो आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं रहेगा। ये तो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख ही लिया। और स्पेशली आप ऐसी स्टेटमेंट किस लिए दे रहे हो? इजराइल को सपोर्ट करने के लिए, जो कि सबसे हेटेड एंटिटी है पूरी दुनिया में। इजराइल चाहे जो भी कर ले, वो मे बी बैटल ग्राउंड में भी जीत जाए, पर दुनिया पूरी समझ चुकी है इन ज़ायनिस्ट को। इजराइल को कोई भी नहीं बिलीव करता। ये लोग जाके जितने भी मीडिया को खरीद लें, पॉलिटिशियंस को खरीद लें, सब लोग जानते हैं इजराइल की असलियत क्या है। ये लोग साइकोपैथिक हैं, ठीक है ना, पागल हैं एक दर्जे के। इनको सिर्फ मारना आता है। ये इस लायक भी नहीं है कि इनसे कोई दोस्ती की जाए। इन लोग को बॉयकॉट करना चाहिए। साइकोपैथ्स हैं ये लोग, किलिंग मशीन है, सिर्फ किलिंग मशीन। एंड वर्दी भी नहीं है कि ये इस सोसाइटी में रह सके। और जहां तक इजरायलीज की बात ही हो रही है, तो वहां पे जो लोग के पास ऑप्शंस हैं और जो लोग पैसे वाले हैं वो तो वहाँ से निकल ही रहे हैं। और क्यों ना निकलें, क्योंकि वो यहाँ से तो हैं भी नहीं ना, इमिग्रेंट्स ही तो हैं सब। और ये पर्टिकुलर हारेट्स का एक इजरायली मीडिया का ही आर्टिकल है। वो बताते हैं कि भाई 40% इजरायली से कि वो कंसिडर कर रहे हैं कि हम देश छोड़ के ही चले जाएं। और ये जो आर्टिकल है ये तो जब ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ उससे पहले की बात है। ये कितने तो छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। पर सवाल ये है, जाएंगे तो तभी ना जब वहाँ पे फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी। टेल अवीव में ये हाल है कि सब कुछ बंद है, फ्लाइट्स भी बंद हैं, इधर उधर आप जा भी नहीं सकते। रात के दौरान कभी भी सायरन्स बज जाते हैं, आपको उठ के जाना पड़ता है बॉम्ब शेल्टर्स में अपने बच्चों को लेके। और वहाँ पे जितने भी रिजर्विस्ट हैं जिनको आपने लगा रखा है गाजा में बच्चों को मारने के लिए, वो एक्चुअली कुछ काम करते थे, इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट करते थे। एंड अगर ऐसा चलता रहा तो क्लियरली मुझे नहीं लगता कि जो इजरायली स्टेट है ये एक वाइबल स्टेट भी बचेगी, एक वाइबल कंट्री नहीं बचेगी। जब आपके पास वर्कर नहीं बचेंगे जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें और सिर्फ किलर्स ही रह जाएंगे, सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जो औरतों बच्चों को मारने में बिलीव करते हैं, तो कहाँ से एक वाइबल स्टेट बचेगी?